नमस्कार दोस्तों, बात है सन 1789 के पहले की, जब फ्रांस में एक राजा का शासन हुआ करता था। फ्रांस में उस टाइम के राजा थे लुई 16। उस टाइम फ्रांस के समाज के लोग 3 श्रेणियों में बटे हुए थे, जिन्हें 3 स्टेट्स बोला जाता था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इन तीनों श्रेणियों को राजा के द्वारा फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाता था। फर्स्ट स्टेट में कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए लोग आते थे, जिन्हें क्लर्गी कहा जाता था। क्लर्गी भी आपस में 2 भागों में बटे हुए थे, हायर क्लर्गी और लोअर क्लर्गी। हायर क्लर्गी में चर्च के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स आते थे, जैसे बिशप, आर्क बिशप, एबॉट्स और कुछ अन्य हाई ऑफिशियल रैंकिंग के अफसर। इनके पास चर्च को चलाने की पूरी अथॉरिटी होती थी, मतलब इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। वहीं लोअर क्लर्गी में चर्च के नीचे तबके के ऑफिशियल्स आते थे, जैसे पेरिश प्रीस्ट, नन्स, मॉन्क्स। इनके पास कोई अथॉरिटेरियन पावर नहीं थी। ये लोग बस अपने ऊपर के अधिकारियों के आदेशों का पालन किया करते थे। जनता से जुड़े लगभग सारे काम इन्हीं के द्वारा करवाए जाते थे, जिसकी वजह से ये लोग जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। रिलीजियस रिचुअल्स के साथ साथ चर्च के पास वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम भी था, जहाँ पर धर्म और विश्वास से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ाई जाती थी, और इसी वजह से इनका समाज पर काफ़ी प्रभाव था। हायर क्लर्गी के लोग ज़्यादातर नोबल फैमिलीज से आते थे, और इनमें से ज़्यादातर गवर्नमेंट में ऊंचे पदों पर भी थे, जिसकी वजह से ये राजा के काफ़ी करीब हुआ करते थे और डिसीजंस को ऊपर लेवल पर ही प्रभावित कर सकते थे, या यूँ कहें कि डिसीजंस को अपने क्लास के लोगों के फेवर में कर सकते थे, जिसकी वजह से इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था। उस टाइम चर्च के पास काफ़ी ज़मीनें हुआ करती थी, जिन्हें वहाँ के किसानों को रेंट पर दिया जाता था, जिससे चर्च काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता था। चर्च के पास किसानों से टिथ लेने का भी अधिकार होता था। टिथ एक प्रकार का टैक्स होता था जो किसानों द्वारा चर्च को दिया जाता था, यह उनकी कमाई का 10% होता था। टिथ लेने का उद्देश्य चर्च की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना और क्लर्गी को सपोर्ट करना था, लेकिन इसका बहुत बड़ा चंक हायर क्लर्गी के लेविश लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में चला जाता था, जिसकी वजह से लोअर क्लर्गी का हायर क्लर्गी से मनमुटाव रहता था। रेवेन्यू जनरेट करने के मल्टीपल सोर्सेज होने की वजह से हायर क्लर्गी के लोग काफ़ी वेल्दी भी थे, और तो और इनको जुडिशियल इम्यूनिटी भी थी। इनके खिलाफ किसी भी सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इसके लिए चर्च ने अपनी एक अलग से कोर्ट खोल रखी थी, जहां पर चर्च के लोगों और उसकी संपत्ति से जुड़े मुद्दों पर न्याय होता था। चर्च की कोर्ट में जज भी चर्च का ही होता था। इनको गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे प्रिविलेज भी थे। बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स इनको नहीं देने होते थे। ओवरऑल ये लोग काफ़ी पावरफुल और वेल्दी थे। सेकेंड स्टेट में वो लोग आते थे जो वहाँ की मिलिट्री से जुड़े हुए थे। इन्हें नोबिलिटी भी कहा जाता था। मिलिट्री में हायर पदों पर ज़्यादातर यही लोग रहते थे। इनमें से कुछ तो ट्रेडिशनल वॉरियर भी थे। ये लोग बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और कई तरह के मार्शल आर्ट सीखने लगते थे। बाद में कुछ और लोगों को भी इस क्लास में शामिल किया गया, जैसे जजेस, लॉयर्स और कई ऑफिशियल्स जिन्होंने काफ़ी धन और स्टेटस कमाया था। इन लोगों के पास भी काफ़ी ज़मीनें हुआ करती थी और पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल भी थे। थर्ड स्टेट में आते थे फ्रांस के आम लोग, जिनमें किसान, मजदूर, व्यापारी और अन्य सारे व्यवसायों के लोग थे, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में नहीं आते थे। इन्हें कॉमनर्स कहा जाता था। ये आबादी में तो पूरी आबादी का 97% थे, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस ना के बराबर था, और टैक्स का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर आ जाता था, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। फ्रांस 18वीं सेंचुरी में कई सारे युद्ध में इन्वॉल्व रहा था, जैसे ऑस्ट्रियन सक्सेशन, 7 ईयर्स और अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी ट्रेजरी इन वार्स को लड़ने में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि लार्ज आर्मी और नेवी को मेंटेन करना पड़ता था और लॉजिस्टिक्स को भी मेंटेन करना पड़ता था, जिसको मेंटेन करने के लिए फ्रांस ने बहुत सारा कर्ज ले लिया था। अब इनकम का एक बड़ा हिस्सा कर्ज की इंस्टॉलमेंट चुकाने में चला जाता था, जिसकी वजह से फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। सरकार के पास इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं थे,
चीज़ों के दाम लगातार बढ़े जा रहे थे, जिसका बोझ वहाँ की आम जनता मतलब थर्ड स्टेट के लोग झेल रहे थे। इसको काउंटर करने के लिए कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश हुई, लेकिन सबके सब प्रिविलेज्ड क्लास के लोगों के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए। वहाँ के मिनिस्टर्स जैसे टूरगोट एंड निकल ने कई सारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म सुझाए, जैसे प्रिविलेज्ड लोगों के ऊपर टैक्स के दायरों को बढ़ाना और उनके प्रिविलेज को कम करना, लेकिन उनके इन सुझावों को फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट के लोगों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। ये लोग अपने प्रिविलेज्ड और कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते थे। लास्ट में राजा ने फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए मई 1789 में ई स्टेट्स जनरल बुलवाई। ई स्टेट्स जनरल एक असेंबली थी जहां पर तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव असेंबल होकर किसी भी प्रपोजल के पक्ष में या अगेंस्ट में वोट करते थे। प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि इंडिविजुअल वोट न डालकर एज ए ब्लॉक वोट डाले जाते थे। मतलब हर ई स्टेट की एक वोट होती थी जो कि पूरे ई स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो और आसान और सरल तरीका है वोटिंग करने का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड ई स्टेट के लोग मिलकर थर्ड स्टेट के लोगों को 2-1 से हरा देते थे और फैसले को अपने पक्ष में कर लेते थे। लेकिन इस बार की जनरल असेंबली में थर्ड स्टेट के लोगों ने अपनी कई सारे मांगे रख दी थी, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया जाए, जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए और एज ए ब्लॉक वोटिंग न करवा के हेड काउंट के हिसाब से वोटिंग करवाई जाए। मतलब जिसकी जितनी आबादी उसके उतने रिप्रेजेंटेटिव और हर रिप्रेजेंटेटिव का अपना इंडिविजुअल वोट। अब फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के लोगों के लिए दांव उल्टा पड़ने लगा था। उन्हें डर इस बात का था कि अगर ऐसा हुआ तो उनके सारे प्रिविलेजेस ख़त्म हो जाएंगे और उन्हें आम लोगों की तरह रहना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इन मांगों को ब्लॉक कर दिया। किंग लुइस 16 ने भी इसका विरोध किया। अपनी मांगे ना पूरी होने पर थर्ड स्टेट के लोगों ने जनरल असेंबली को बाइकआउट करके अपनी एक अलग नेशनल असेंबली बना ली और यहीं से शुरुआत हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली के लोगों ने एक इंडोर टेनिस कोर्ट में ये शपथ ली कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना देते वो यूनाइटेड रहेंगे। इसी बीच लोगों को पता चला कि इस रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए किंग लुइस सेना डिप्लॉय करने वाले हैं, तो लोगों ने अपने डिफेंस के लिए हथियार जुटाने शुरू कर दिए। लोगों को पता था कि बैस्टिल किले में बहुत सारा हथियार और गन पाउडर रखा हुआ है, तो 14 जुलाई 1789 को बड़ी संख्या में लोग किले के बाहर इकट्ठा हो गए और बैस्टाइल किले के गवर्नर बियार्डी लॉने से रिक्वेस्ट की गई कि वो सरेंडर कर दें। लेकिन गवर्नर के द्वारा देरी किए जाने पर भीड़ और उग्र हो गई और उसने आक्रमण कर दिया। बाद में गवर्नर को सरेंडर करना पड़ा। भीड़ ने सारे हथियार और गन पाउडर को लूट लिया और वहां पर बंद कैदियों को भी आज़ाद कर दिया। फ्रांस में आज भी हर वर्ष 14 जुलाई बैस्टाइल डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन नेशनल हॉलीडे होता है। हालांकि किंग लुइस ने कभी भी फुल फ्लेज में मिलिट्री का यूज नहीं किया रिवॉल्यूशंस को दबाने के लिए। उनको डर था कि कहीं देश में सिविल वार ना हो जाए, क्योंकि सोल्जर्स आपस में बहुत बढ़ चुके थे। कुछ सोल्जर्स तो मिलिट्री छोड़कर रिवॉल्यूशनरीज के साथ जुड़ गए थे। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि चाहकर भी किंग लुइस कुछ नहीं कर सकते थे। इसी बीच देश में नए संविधान को बनाने की बहस तेज हो गई थी। लोग अपने अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के आधार पर 2 भागों में बंट चुके थे। जो लोग मोनार्की को सपोर्ट करते थे लेकिन कुछ माइनर चेंजेस लाना चाहते थे, वो प्रेसिडेंट के राइट साइड में बैठने लगे थे। ये लोग कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग थे जो चाहते थे कि राजशाही को पूरी तरह से खत्म ना किया जाए। ये लोग ये भी चाहते थे कि क्लर्की और नोबिलिटी को खत्म ना किया जाए। दूसरी तरफ जो लोग एक रिपब्लिक और सेकुलर देश चाहते थे, जो चाहते थे कि समाज में भेदभाव खत्म हो, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम कम हो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो, देश में राजशाही खत्म हो, वो लोग प्रेसिडेंट के लेफ्ट साइड में बैठने लगे थे। और यहीं से लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का ओरिजिन हुआ, जिसके बारे में लोग आज भी बहस करते रहते हैं।
अब आपके मन में एक डाउट आ गया होगा कि जब नेशनल असेंबली का गठन ही राजशाही को ख़त्म करने के लिए किया गया था, तो फिर उसके अंदर के लोग ही क्यों राजशाही को सपोर्ट कर रहे थे। तो बात तो सही है, इसका गठन राजशाही को ख़त्म करने के लिए ही किया गया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सामंजस्य बिठाना इतना सरल काम नहीं था। जो लोग ग्रामीण इलाकों से आते थे वो धर्म को लेकर रूढ़िवादी विचारधारा रखते थे। धर्म के साथ उनकी बहुत गहरी आस्थाएं जुड़ी हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि क्लर्की को ख़त्म किया जाए, और इसलिए वो सोचते थे कि राजशाही का होना बहुत आवश्यक है ताकि राजा उनके धर्म की रक्षा कर सके। क्योंकि रिवोल्यूशनरी माइंडसेट के लोग क्लर्की को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। एक रीज़न ये भी था कि रिवॉल्यूशन के दौरान काफ़ी सारे नोबिलिटी और क्लर्की देश छोड़कर ऑस्ट्रिया और पर्सिया भाग गए थे, और फॉरेन पावर की मदद से वो फिर से राजशाही को रिस्टोर करना चाह रहे थे। वो लोग फॉरेन पावर की हेल्प से फ्रांस में अटैक करके रिवॉल्यूशन को दबाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से कुछ लोग डरे हुए थे कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए, और इसी डर की वजह से कुछ लोग मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग राज परिवार के साथ अपने पर्सनल रीजन्स की वजह से वफादार भी थे, हालांकि इनकी संख्या काफ़ी कम थी। काफ़ी सारी डिबेट्स के बाद ईयर 1791 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी थी। इसमें राजा की पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया और एक लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया। जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया था। लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेशन अक्टूबर 1719 में हुआ था। आज का मेरा टॉपिक केवल इस बात को लेकर था कि लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का ओरिजिन कब और कैसे हुआ था। नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी फ्रांस में पीस रिस्टोर नहीं हुई थी। फ्रांस अगले साल ही युद्ध में इन्वॉल्व हो गया था। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है जिस पे एक अलग वीडियो बन सकता है।